पहले हम देखते हैं कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स के लास्ट टाइम जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए थे उसमें कन्फर्मर में एक डाउट है। तो कन्फर्मर क्या होता है? एनिमल्स एंड प्लांट्स इन विच ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। जो एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी बॉडी के अंदर अगर चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द कन्फर्मर, जो बॉडी में अपना चेंज करते हैं। जैसे कि एक्टोथर्म्स जो एनिमल्स हमने पहले पढ़े थे, और पोइकिलोथर्म्स। एक्टोथर्म्स क्या होता है? जिनका एक्टो का मतलब आउटसाइड एंड थर्म्स इज टेम्परेचर। जिनका जो टेम्परेचर है कैसे मेंटेन रहता है? आउटसाइड द एनवायरमेंट। मतलब जो बाहर का जैसा टेम्परेचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। मेनली ये जो कन्फर्मर्स होते हैं ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, या फिर या हम ये कह सकते हैं जो 99% जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। कन्फर्मर्स का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता है एज लाइक द रेगुलेटर। सो वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। और जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? कन्फर्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। और उनका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो रेगुलेटेड नहीं रहता है, जैसे कि हमने ग्राफ में भी देखा था कन्फर्मर और रेगुलेटर के ग्राफ में। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, द प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, इकोसिस्टम को स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे मेंटेन रहता है, फंक्शन क्या है इकोसिस्टम के, हमारे नेचर के। तो प्रोडक्टिविटी आता है सबसे पहले। प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या प्रोडक्टिविटी है किसी पर्टिकुलर एरिया की, या जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्रोडक्टिविटी हो रही है, या किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर कितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है, उसी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका क्या होगा? डीकम्पोजिशन होगा। प्रॉपरली डीकम्पोज होके फिर वो हमारे फिर नेचर के अंदर दोबारा से वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एंटर कर जाएगा। फिर एनर्जी फ्लो, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या करती है? एनर्जी फ्लो करती रहती है। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे, इस तरह से एनर्जी फ्लो करती रहती है। और ये किस पे डिपेंड करती है? कि प्रोडक्टिविटी कितनी है। ठीक है, और फिर ये जो एनर्जी फ्लो कर रही है, ऐसे ही न्यूट्रिएंट साइकिल, मतलब जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हम एक एक करके पढ़ेंगे सबकी साइकिल। तो उसमें कैसे जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कैसे, या कार्बन कह सकते हैं, कार्बन कैसे एनवायरनमेंट के अंदर दोबारा से एक साइकिल जो है वो कैसे चल रही है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल है। तो ये सारे के सारे एक कंप्लीट इकोसिस्टम को बनाते हैं, और हम एक एक करके इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज हम करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले आता है, ये है प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास बाय एनी ट्रॉफिक लेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। जो रेट है, क्या रेट क्या होता है? किसी भी चीज काम को करने का मतलब कितना टाइम लग रहा है हमें, इतने टाइम में हम कितना काम कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? रेट हो गया। ठीक है, सो रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, क्या रेट है? अब प्रोडक्टिविटी के केस में क्या हो जाएगा कि सिंथेसिस, एनर्जी सिंथेसिस करने का, कंटेनिंग, जिसमें क्या है? ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास है, और बाय एनी ट्रॉफिक लेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड दी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिविटी हो गया कि रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी सिंथेसिस करने का जो टाइम है, रेट है, वो पर यूनिट टाइम कितना है हर ट्रॉफिक लेवल का, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी। अब जैसे ट्रॉफिक लेवल में क्या आता है, जैसे ये क्या है? पहला प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, ये क्वार्टरली कंज्यूमर। तो ये क्या है? डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है। जैसे फर्स्ट प्रोड्यूसर है, फिर यहाँ से क्या ये प्रोड्यूस करने हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी, फिर प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस भी हो रही है। प्रोड्यूसर में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर जो है, उस ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो कहाँ जाएगी? सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी। ऐसे ही फिर आगे चल, ऐसे एनर्जी जो फ्लो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्टिविटी पे, हर ट्रॉफिक लेवल के प्रोडक्टिविटी पे। तो ये ट्रॉफिक लेवल है क्या? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हमारे ट्रॉफिक लेवल है किसके? फूड चेन के। अब आते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? दैट इज प्रोड्यूस बाय दी, जो प्रोडक्टिविटी कौन प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूसर्स करते हैं, इन जनरल वी कैन से। पर इसको, इसकी भी एक पर्टिकुलर हम डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन इन ग्रीन प्लांट, मतलब
कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एक्यूमुलेशन इन द ग्रीन प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट हुई है, या उनका जो बायोमास है और या फिर ऑर्गेनिक मैटर है पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। मतलब आपके पास दो क्रॉप आपने लगा दी, क्रॉप 1 एंड क्रॉप 2, दो फील्ड के अंदर, ठीक है, और टाइम आपने लगा दिया मतलब 6 मंथ का लगा दिया, ठीक है। तो एरिया सेम हो गया दोनों का, टाइम पीरियड दोनों का 6 मंथ हो गया। अब हम ये देखेंगे किसने अपना ज्यादा ग्रीन प्लांट, मतलब किसका बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है किसका ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई। और ये जो प्रोड्यूसर लेवल पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो किसके थ्रू होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ये क्या है हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेट होती है ग्रीन प्लांट के अंदर एज ए ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ग्लूकोज हम कह सकते हैं, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट जो बनता है प्लांट के अंदर, तो वो क्या है हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यूनिट एरिया ओवर अ टाइम, मतलब इतने एरिया के अंदर इतने टाइम पीरियड में कितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो वही क्रॉप ए बी, क्रॉप ए इन फील्ड 1 एंड क्रॉप बी इन फील्ड 2, तो एरिया सेम हो गया, टाइम पीरियड 6 मंथ का लगा दिया, और एक पे हमने लगाया राइस, एक पे हमने लगाया शुगर केन। तो शुगर केन जहाँ पे लगाया वहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू राइस। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑर्गेनिक मैटर का जो कंटेंट है वो क्या है, ज्यादा है। तो ये होगी हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर आता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रॉस क्या होता है, टोटल, ठीक है। तो जो जितना भी प्रोड्यूसर ने सिंथेसाइज किया है टोटल इतने पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो हो गई ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर, एक जो टोटल ऑर्गेनिक, टोटल इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर जितना भी प्रोड्यूसर ने सिंथेसाइज किया है वो होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फिर आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट का मतलब क्या हो गया, बचा हुआ। नेट क्या होता है, बचा हुआ, कि नेट कंजप्शन कितना हुआ है, नेट इस तरह से। इट इज द वे ऑफ, इट इज अ वे ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये किसका मतलब क्या तोलता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या देखते हैं, दैट इज स्टोर्ड बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है। अब जिस प्रोड्यूसर ने खाना बना दिया, ठीक है, प्लांट ने खाना बना दिया, उसको अपने सेल्स की भी एक्टिविटी करनी है, उसको रेस्पिरेशन भी करना है, उसको अपने उसको ग्रोथ भी करनी है, तो इन सब के लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। तो वो कुछ अपना एनर्जी में यूज कर लेगा, क्या कर लेगा, उसको एनर्जी यूज कर लेगा जो उसने टोटल जितना भी प्रोडक्शन किया है। फिर जो बचा हुआ होता है, एक तरह से क्या कहते हैं हम उसको, कि जो प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो फ्रूट के अंदर इकट्ठा हो जाता है या रूट के अंदर एज ए वेजिटेबल हम लेते हैं, वो क्या होता है, उसका बचा हुआ ही होता है। तो वो हम एज ए एनर्जी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो इट इज अ वे ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड बाय द प्रोड्यूसर इन यूनिट एरिया पर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर एरिया पर वॉल्यूम में कितने इतने टाइम में उसने कितना स्टोर किया है। जो स्टोर किया मतलब उसने पूरा एक मतलब मान लो 10% उसने 10 बना लिया, 10 ऑर्गेनिक मैटर उसने 10 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर उसने बना लिया, ठीक है। उसमें से उसने क्या किया, 5 उसने यूज कर लिया रेस्पिरेशन में। तो 5 हमारे पास क्या बच गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि अगले लेवल पे देखो क्या होता है। यहाँ पे इस प्रोड्यूसर ने हमारे पास जितना 10 था हमारा वो बना लिया, इसने 5 यूज कर लिया। अब जो बचा हुआ 5 है वही अगले प्राइमरी कंज्यूमर वाले रीजन पे जाएगा। जब वो खाएगा तो इसको तो प्राइमरी कंज्यूमर को तो वही एनर्जी मिलने वाली है ना जो प्रोड्यूसर ने स्टोर करके रखी है। जो उसने यूज कर ली वो तो उसको मिलने वाली नहीं। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। आर क्या है, रेस्पिरेशन रेट हम यहाँ कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर क्रिएटेड बाय द फोटोसिंथेसिस माइनस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अदर लॉसेस। इस रेस्पिरेशन रेट में सारी चीजें आ गई, मतलब अदर लॉसेस, मतलब उसका जो भी उसका प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करके उसको अपने लिए भी एटीपी के थ्रू वो फ्लोएम के थ्रू क्या भेजता है, फूड भेजता है। अपने दूसरे पार्ट्स में जाइलम, वाटर कंटेंट, मिनरल्स, इन सब में उसको एटीपी भी लगाना होता है, मतलब एनर्जी भी लगानी होती है। तो उन सब के लिए भी उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए इस पूरे टोटल सारी चीज को हम रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर इज एनपीपी। तो नेट क्या हो गया, नेट मतलब बचा हुआ। बचा हुआ क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। नेट बचा हुआ, और नेट वाले जो बचा हुआ है उसको क्या कर लेगा, वो स्टोर, और वो स्टोर वाला जो होता है वो क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ग्रॉस क्या होता है, टोटल। ग्रॉस इज इक्वल टू टोटल। अब आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। जो कंज्यूमर का जो ऑर्गेनिक मैटर है
जो उसने सिंथेसाइज किया है, इट इज नॉन एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब ये भी क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि अब देखो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, इसने अब एनर्जी फ्लो कैसे होगा? अगर इसने इससे खाया, ये मान लो इसने 5 जो इसका बचा था वो इसने प्राइमरी कंज्यूमर ने खा लिया और इसने सारा अपनी रेस्पिरेशन में यूज कर लिया, कुछ स्टोर करके कुछ इसने क्या नहीं करा, स्टोर करके नहीं रखा, तो क्या होगा? तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ये अगर कुछ स्टोर करके नहीं रखेगा तो क्या होगा? तो जो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये क्या खाएगा? इसको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो देयर इज नो एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। सो इसीलिए ये स्ट्रक्चर और फंक्शन में आता है, प्रोडक्टिविटी उसको मेंटेन रखता है, इस पूरे स्ट्रक्चर और फंक्शन को ये क्या रखता है? मेंटेन। तो ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? जो अब कंज्यूमर लेवल सिर्फ प्राइमरी वाला नहीं, ये कंज्यूमर लेवल या दूसरा कंज्यूमर लेवल, हर कंज्यूमर लेवल में अपना ऑर्गेनिक मैटर को स्टोर कर रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? secondary productivity. It is an important, we can say for definition also, the rate of synthesis of organic matter by consumer is known as the secondary productivity. ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर किसने सिंथेसाइज किया है? कंज्यूमर ने। ठीक है, और किस रेट से किया है? रेट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्टिविटी, मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो किसके क्या होता है? वो अकॉर्डिंग टू द रेट। और जो हमने इसका और क्या था, अब है फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को? लाइट। अब सनलाइट जो सोलर एनर्जी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के अकॉर्डिंग जो हमने वो पढ़े थे, क्या बायोम्स पढ़े थे डिफरेंट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, देन कॉनिफरस निडल फॉरेस्ट, आर्कटिक रीजन। तो वहां की जो प्रोडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर रही थी? सनलाइट के ऊपर। जो इक्वेटर के पास है या जो पोलर रीजन है, वहां की प्रोडक्टिविटी किस लिए डिफरेंस थी? इज बिकॉज ऑफ द सोलर एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर की वजह से आर्कटिक रीजन की और डेजर्ट की क्या होती है? प्रोडक्टिविटी इज वेरी वेरी लो। ठीक है, वाटर कंटेंट में क्या आता है हमारे पास कि कितना प्रेसिपिटेशन है, वहां का कितना रेनफॉल है, उसके अकॉर्डिंग, और वाटर में कितनी सैलिनिटी है, द सैलिनिटी ऑफ वाटर, और दैट इज इन केस ऑफ द मेरीन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इसलिए डिफरेंट करती है। ठीक है, और फिर आता है न्यूट्रिएंट्स। सॉइल का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो कितना मतलब जो सॉइल है वो कितना न्यूट्रिशियस है, उसके बेसिस पे भी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। और फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ प्रोड्यूसर। अब जो C4 प्लांट होते हैं उनकी क्या होती है? फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी हाई होती है देन दैट ऑफ द C3 प्लांट या जो कैंप प्लांट है। तो इसीलिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक प्लांट की, पर्टिकुलर प्लांट की कितनी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है। तो जो हम मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखते हैं वो किसकी देखते हैं? मेनली कोरल रीफ्स की, एस्चुरीज की। एस्चुरीज क्या होते हैं? जो एक तरह का मतलब एस्चुरीज आर फॉर्म्ड नियर दी, कहाँ बनते हैं एस्चुरीज? जो हमारा रिवर और जब क्या कहते हैं ओशियन मिलने वाला होता है, उस वाले रीजन के आसपास वहां पर क्या बन जाती है? छोटी छोटी एस्चुरीज बन जाती है। एंड द शुगर केन फील्ड, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी शुगर केन फील्ड। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है? यहाँ मतलब कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो हम वो देखते हैं इसमें। ये नहीं देखते कि अब कोरल रीफ तो बहुत ज्यादा है। In the we can say coral reef is the one of the highest maximum primary productivity is there, but it also depend upon the area और time। ठीक है, तो उसके रेशियो के ऊपर हम देख सकते हैं कि शुगर केन, कोरल रीफ और एस्चुरीज में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ओशन की प्रोडक्टिविटी क्यों लिमिटेड होती है? क्योंकि वहां पर लाइट और नाइट्रोजन कंटेंट क्या होता है? कम होता है, इसीलिए वहां की ओशन की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लेस होती है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये हमने प्रोडक्टिविटी पढ़ लिया। उसके बाद ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो प्रोडक्टिविटी था, इट इज मेजर, इसको हम कैसे मेजर करते हैं? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कैलोरी एनर्जी हो गई, पर मीटर स्क्वायर पर एरिया, एंड पर ईयर पर टाइम हो गया। ठीक है, जो इसकी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन भी बन गई कि रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ किलो कैलोरी ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास बाय एनी ट्रॉफिक लेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्टिविटी। पर यूनिट एरिया over a time period is called as the primary productivity.